हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कृषि विज्ञान की क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपन छठा चैप्टर पढ़ रहे थे। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे बेटा? छठा चैप्टर पढ़ रहे थे। और छठा चैप्टर कौन सा है? फसल उत्पादन वाला। फसल उत्पादन में अपन ने खाद्यान्न क्रॉप्स कंप्लीट कर ली थी और दलहनी क्रॉप्स अपन पढ़ना प्रारंभ कर दिए थे। दलहनी क्रॉप्स में पहली क्रॉप कौन सी? उड़द वाले अपन ने कंप्लीट कर चुके। आज पढ़ेंगे मूंग। क्या पढ़ेंगे? मूंग। मूंग का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? विग्ना रेडिएटा एल। क्या है? विग्ना रेडिएटा एल। इसके कुल में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फैबेसी यानी मैं पहले भी बता चुका हूँ कि दाल वाली क्रॉप्स का जो कुल है वो क्या है? सभी क्रॉप्स का फैबेसी है। क्या है बेटा? वो फैबेसी है। मूंग का वैज्ञानिक नाम लिखो। वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम विग्ना रेडिएटा है। विग्ना रेडिएटा है। अब बात आती है इसकी कुल की। इसका जो कुल है वो क्या है? फैबेसी। पुरानी किताबों में इसका कुल लेगुमिनेसी था, यानी पहले दाल वाली जो भी क्रॉप थी सभी का लेगुमिनेसी था। अब इसे क्या कर दिया? फैबेसी कर दिया। बात आती है उत्पत्ति स्थान की। उत्पत्ति स्थान इसका भारत है। उत्पत्ति स्थान क्या है इसका? भारत। क्या है इसका उत्पत्ति स्थान? भारत। अब पढ़ेंगे इसका महत्व। क्या पढ़ेंगे? महत्व पढ़ेंगे, यानी इसका क्या महत्व है और क्या महत्व नहीं है। राजस्थान की जो भी खरीफ की दाल है उसमें मूंग सबसे सर्वोत्तम दाल मानी जाती है। यानी राजस्थान की जितने भी खरीफ की दालें होती हैं उसमें मूंग को सबसे सर्वोत्तम दाल कहा गया है या सर्वोत्तम दाल माना जाता है। मूंग का उपयोग विभिन्न प्रकार की मिठाई बनाने में और क्या नाम से नमकीन बनाने में मूंग का उपयोग किया जाता है। मूंग के अंदर 23% प्रोटीन पाई जाती है। कितनी प्रतिशत? 23% प्रोटीन पाई जाती है। मूंग क्या होती है? एक तो हल्की होती है, यानी मूंग की दाल क्या होती है? हल्की होती है और एवं शीघ्र पकने वाली होती है। मूंग की दाल क्या होती है? हल्की होती है और शीघ्र पकने वाली होती है। अब लिखो इसका महत्व। राजस्थान में खरीफ की दालों में से राजस्थान में खरीफ की दालों में मूंग, यानी जो खरीफ की दाल है टोटल, मूंग सबसे लोकप्रिय है। मूंग सर्वाधिक लोकप्रिय है। सर्वाधिक लोकप्रिय है। मूंग क्या है? सर्वाधिक लोकप्रिय है। अब मूंग का उपयोग दाल नमकीन बनाने में, दाल नमकीन बनाने में, यानी मूंग का उपयोग किसके बनाने में? दाल नमकीन बनाने में, मिठाई आदि बनाने में किया जाता है। मिठाई आदि बनाने में किया जाता है। यानी खरीफ की दालों में मूंग क्या है? सर्वाधिक लोकप्रिय दाल है। और मूंग की दाल का उपयोग किस में किया जाता है? नमकीन बनाने में, और दूसरा मिठाई आदि बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। आगे लिखो, मूंग में 23%, मूंग में 23% प्रोटीन पाई जाती है। 23% प्रोटीन पाई जाती है।
कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है बेटा मूंग में? 23% प्रोटीन पाई जाती है। आगे लिख देता हूं ऊपर, जो मूंग की दाल होती है वो हल्की होती है और क्या होती है? शीघ्र पकने वाली होती है। देखो मूंग की दाल सबसे हल्की एवं शीघ्र पकने वाली होती है। शीघ्र पकने वाली होती है, यानी जो मूंग की दाल है वो सबसे हल्की और शीघ्र पकने वाली दाल है। क्या है? यानी सबसे हल्की दाल है और शीघ्र पकने वाली दाल है। अब इसके बाद में पढ़ेंगे अपन जलवायु। मूंग के लिए कौन सी जलवायु चाहिए? मूंग के लिए उष्ण एवं नम जलवायु। कौन सी जलवायु चाहिए बेटा? मूंग के लिए उष्ण एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है और मूंग की उचित वृद्धि के लिए 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त रहता है। लिखो मूंग के लिए जलवायु। जलवायु लिखो। मूंग के लिए उष्ण व नम जलवायु, उष्ण एवं नम जलवायु सर्वोत्तम मानी जाती है। उष्ण एवं नम जलवायु सर्वोत्तम मानी जाती है। मूंग के लिए 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त रहता है। उपयुक्त रहता है। मूंग के लिए 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या रहता है? उपयुक्त रहता है। जलवायु कौन सी हो गई? मूंग के लिए उष्ण एवं नम जलवायु सर्वोत्तम मानी जाती है। तब मूंग के लिए कितना डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त रहता है? 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान मूंग के लिए उपयुक्त रहता है। अब मूंग के लिए मृदा यानी मूंग के लिए जो मृदा होगी वो जल निकास युक्त दोमट मृदा सर्वोत्तम मानी जाती है। देखो मूंग के लिए जल निकास युक्त दोमट मृदा सर्वोत्तम मानी जाती है। मूंग के लिए जल निकास युक्त दोमट मृदा सर्वोत्तम मानी जाती है। अब बात आती है इसकी उन्नत किस्में, यानी इसकी उन्नत किस्में क्या है? यानी मूंग के लिए कौन सी मृदा चाहिए? जल निकास युक्त। कौन सी? जल निकास युक्त। कौन सी मृदा सर्वोत्तम मानी जाती है? मूंग के लिए जल निकास युक्त दोमट मृदा सर्वोत्तम मानी जाती है। अब बात आती है उन्नत किस्में। उन्नत किस्में जैसे धनु है, के 851 है, धनु हो गई, के 851 हो गई, MUM 2 यानी धनु के 851, MUM 2, पूसा बैसाखी, पूसा बैसाखी, गंगा 1, पूसा बैसाखी, गंगा 1, RMG 286, गंगा 1, RMG 286, RMG 344। यानी उन्नत किस्में कौन कौन सी हो गई? धनु हो गई, के 851 हो गई, MUM 2 हो गई, पूसा बैसाखी हो गई, और क्या नाम से गंगा 1 हो गई, RMG 286 और RMG 344। ये सारी वैरायटी किसकी हो गई? सारी वैरायटी मूंग की हो गई। के 851 सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी है और ये MUM 2
ये वैरायटी कंपटीशन में भी पूछी जाती है। इसमें पूछी जाती है कि 851 किसकी वैरायटी है, मूंग की है, और MU-M2 किसकी वैरायटी है, ये वैरायटी भी किसकी है, मूंग की है। अब पढ़ेंगे उन्नत किस्मों के बाद में पढ़ेंगे बेटा उसकी बीज दर। क्या पढ़ेंगे, बीज दर। अब मूंग की शुद्ध फसल की बुआई करेंगे, यानी कहने का मतलब मूंग में और किसी फसल का बीज नहीं मिलाएंगे, यानी शुद्ध फसल की बुआई करेंगे तो 15 से 20 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। यदि मिश्रित फसल की बुआई करेंगे यानी मूंग के बीज में किसी और अन्य फसल का बीज मिलाएंगे तो कितने बीज की आवश्यकता होती है, 8 से 10 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। देखो बीज दर, बीज दर लिखो। मूंग की शुद्ध फसल के लिए, शुद्ध फसल के लिए कितने किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है बेटाओ, 15 से 20 किलोग्राम। मूंग की शुद्ध फसल के लिए 15 से 20 किलोग्राम बीज तथा मिश्रित फसल के लिए कितना भी 8 से 10 किलोग्राम बीज, 8 से 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। प्रति हेक्टेयर क्या होता है, पर्याप्त होता है। क्लियर, यानी मूंग की शुद्ध फसल के लिए कितना बीज चाहिए, 1520 किलोग्राम बीज चाहिए, तथा मिश्रित फसल के लिए कितना बीज चाहिए, 8 से 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर क्या होता है, पर्याप्त होता है। शुद्ध फसल के लिए कितना बीज, 15 से 20 किलोग्राम बीज, तथा मिश्रित फसल के लिए कितना बीज चाहिए, 8 से 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। अब लिखेंगे बीजोपचार। बीजोपचार यानी मूंग के बीजों की बुआई करने से पूर्व क्या करेंगे, 3 ग्राम थायरम या कैप्टान, यानी 3 ग्राम भी थायरम नाम की दवा आती है, उसे प्रति किलो बीज की दर से क्या कर देना चाहिए, उपचारित कर देना चाहिए। लिखो, बीजों की बुआई करने से पूर्व, बीजों की बुआई करने से पूर्व, बीजों की बुआई करने से पूर्व 3 ग्राम थायरम नामक दवा से प्रति किलो बीज की दर से, नामक दवा से प्रति किलो बीज की दर से प्रति किलो बीज की दर से उपचारित कर देते हैं। उपचारित कर देते हैं यानी बीजों की बुआई करने से पूर्व 3 ग्राम थायरम नामक दवा से प्रति किलो बीज की दर से क्या कर देते हैं, उपचारित कर देते हैं। अब बीजोपचार के बाद में पढ़ेंगे बुआई का समय एवं विधि। अब अपन जो मूंग की बुआई है वो कब करेंगे, यानी कब कर देंगे, जून जुलाई माह, क्या नाम से, जुलाई माह में 15 जुलाई से 30 जुलाई तक इसकी क्या कर देनी चाहिए, बुआई कर देनी चाहिए। कब कर देनी चाहिए, यानी जो मूंग की बुआई है वो 15 जुलाई से 30 जुलाई तक कर देनी चाहिए। मूंग अपन जायद में भी बोते हैं, कौन सी फसल में बोते हैं, जायद ऋतु में बोते हैं। अब जायद में उसकी बुआई कब करेंगे, यानी फरवरी मार्च के माह में अपन जायद वाली ऋतु में मूंग की बुआई कर देते हैं। अब डालो बेटा बुआई का समय एवं विधि। बुआई का समय एवं विधि। डालो बुआई का समय एवं विधि, यानी मूंग की बुआई कब कर देंगे, 15 जुलाई से 30 जुलाई तक मूंग की बुआई कर देनी
चाहिए। देखो बेटा, बुआई का समय एवं विधि। बुआई का समय एवं विधि। देखो इसमें मूंग की बुआई 15 जुलाई से, मूंग की बुआई 15 जुलाई से 30 जुलाई तक कर देनी चाहिए। मूंग की बुआई 15 जुलाई से कब तक कर देनी चाहिए? 30 जुलाई तक कर देनी चाहिए। जायद में मध्य फरवरी से, जायद में मध्य फरवरी से मध्य मार्च तक, मध्य फरवरी से मध्य मार्च तक कर देनी चाहिए। यानी जायद में कब कर देनी चाहिए? मध्य फरवरी से लेके मध्य मार्च तक उसकी क्या कर देनी चाहिए? बुआई कर देनी चाहिए। मूंग में कतार से कतार की दूरी, मूंग में कतार से कतार की दूरी कितनी? 30 सेंटीमीटर। कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी, तथा पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखी जाती है। पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखी जाती है? 10 सेंटीमीटर रखी जाती है। यानी बुआई का समय, यानी जो मूंग की बुआई है वो 15 जुलाई से 30 जुलाई तक कर देनी चाहिए। और इसके बाद में क्या नाम से जायद में कब करनी चाहिए? मध्य फरवरी से मध्य मार्च तक जायद में कर देनी चाहिए। और मूंग में जो कतार से कतार की दूरी है वो 30 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखनी चाहिए? 10 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। अब पढ़ेंगे खाद एवं उर्वरक। क्या पढ़ेंगे? खाद एवं उर्वरक। खाद एवं उर्वरक। लिखो इसमें नाइट्रोजन 15 से 20 किलोग्राम, फास्फोरस 30 से 40 किलोग्राम। यानी नाइट्रोजन कितनी है? 15 से 20 किलोग्राम, फास्फोरस 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, यानी प्रति हेक्टेयर की दर से दे देनी चाहिए। प्रति हेक्टेयर की दर से दे देनी चाहिए तथा 250 किलोग्राम, तथा 250 किलोग्राम जिप्सम प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। यानी कितनी नाइट्रोजन देनी है? 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन देनी है। और फास्फोरस कितनी देनी है? 30 से 40 किलोग्राम। एक चीज का ध्यान रखना, दलहनी क्रॉप में हमेशा नाइट्रोजन नहीं देते हैं। यानी क्यों देते हैं? कब? या तो नहीं देते हैं या नहीं के बराबर देते हैं। इसका कारण क्या होता है कि जो दलहनी क्रॉप होती है उसकी जड़ों में क्या पाई जाती है? राइजोम ग्रंथियां पाई जाती हैं। और ये जो राइजोम ग्रंथियां होती हैं ये वायुमंडल से नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती हैं। और नाइट्रोजन का फिक्सेशन करने के कारण ये क्या प्राप्त करती है? पौधों को नाइट्रोजन प्रदान करती है। इसके कारण नाइट्रोजन की बहुत कम आवश्यकता होती है। अब खाद उर्वरक के बाद में पढ़ेंगे बेटा सिंचाई। क्या पढ़ेंगे? सिंचाई। क्या पढ़ेंगे? सिंचाई। यानी जायद की फसल में
जब अपन बुआई करेंगे जायद की फसल में, बुआई जायद की फसल की बुआई यानी जो जायद की फसल की बुआई करेंगे उसमें 8 से 10 दिन के अंतराल पर हमें क्या कर देना चाहिए, सिंचाई कर देनी चाहिए। देखो सिंचाई जायद की फसल में, जायद की फसल में बुआई के कितने दिन बाद, 8 से 10 दिन बाद, बुआई के 8 से 10 दिन के बाद, बुआई के जायद की फसल में 8 से 10 दिन के अंतराल पर, जायद की फसल में 8 से 10 दिन के अंतराल पर 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। सिंचाई जायद की फसल में 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। यानी जायद में कब, यानी फरवरी मार्च में जो अपन बुआई करेंगे उसमें कितने दिन के अंतराल पर, 8 से 10 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहना चाहिए। यदि वर्षा न हो तो, यदि वर्षा न हो तो खरीफ की फसल में, खरीफ की फसल में आवश्यकता अनुसार, खरीफ की फसल में आवश्यकता अनुसार सिंचाई कर देनी चाहिए, सिंचाई कर देनी चाहिए। यानी खरीफ की फसल में आवश्यकता के अनुसार क्या कर देनी चाहिए, सिंचाई कर देनी चाहिए। इसके अनुसार जब उसकी आवश्यकता हो तो हमें क्या कर देनी चाहिए, सिंचाई कर देनी चाहिए। अब पढ़ेंगे निराई गुड़ाई। क्या पढ़ेंगे बेटाओ, निराई गुड़ाई। जब अपन फसल की बुआई करते हैं उसके कितने दिन बाद, 25 से 30 दिन बाद, कितने दिन बाद, 25 से 30 दिन बाद निराई गुड़ाई करके क्या कर देना चाहिए, खरपतवारों को निकाल देना चाहिए। यानी जहाँ पे निराई गुड़ाई कर पाना संभव नहीं हो, उस स्थिति में, जिस क्षेत्र में निराई गुड़ाई कर पाना संभव नहीं हो उस क्षेत्र में बैसालिन नाम की एक दवा आती है। कौन सी, बैसालिन नाम की दवा आती है। उसकी 1 किलोग्राम मात्रा 100 लीटर पानी में घोलकर, 100 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से क्या कर देनी चाहिए, प्रयोग कर देनी चाहिए बुआई करने के तुरंत पश्चात। देखो इसमें निराई गुड़ाई, देखो इसमें फसल की बुआई करने के, फसल की बुआई करने के 25 से 30 दिन बाद, 25 से 30 दिन बाद खरपतवारों को निकाल देना, निराई गुड़ाई करके, निराई गुड़ाई करके, निराई गुड़ाई करके, यानी कितने दिन बाद, 25 से 30 दिन बाद निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को निकाल देना चाहिए, निकाल देना चाहिए। रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के लिए, रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के लिए रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के लिए फ्लूक्लोरेलिन, फ्लूक्लोरेलिन 1 kg मात्रा, 1 kg मात्रा 100 लीटर पानी में घोलकर, 1 kg मात्रा 100 लीटर पानी में घोलकर
बुआई करने के तुरंत पश्चात, बुआई करने के तुरंत पश्चात प्रति हेक्टेयर की दर से, प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर देनी चाहिए, छिड़काव कर देनी चाहिए। यानी फसल की बुआई करेंगे उसके कितने दिन बाद, 25 से 30 दिन बाद निराई गुड़ाई करके क्या निकाल देना है, खरपतवारों को निकाल देना है। रासायनिक खरपतवार नियंत्रण के लिए कौन से, यानी जहाँ पे निराई गुड़ाई कर पाना संभव नहीं होता है उस स्थिति में क्या करेंगे, उस स्थिति में क्या करेंगे, एक फ्लुक्रोलिन नाम की दवा आती है, उसकी कितनी मात्रा, 1 kg मात्रा 100 लीटर पानी में घोलकर बुआई करने के तुरंत पश्चात क्या कर देनी चाहिए, प्रति हेक्टेयर की दर से उसका छिड़काव कर देना चाहिए। अब पढ़ेंगे बेटा पादप संरक्षण, क्या पढ़ेंगे, पादप संरक्षण। अब मूंग में जो पादप संरक्षण है, यानी मूंग के अंदर जो पादप संरक्षण दे रखा है वो उड़द की फसल की तरह है, यानी उड़द की फसल में जो पादप संरक्षण था ना एज इट इज सेम किसमें है, मूंग में है। इसलिए बेटा इसको आप मूंग के अंदर जो पादप संरक्षण है इसको आपको किसके अंदर से पढ़ना है, जो मैंने पिछली क्रॉप पढ़ाई है उड़द के अंदर, उसका अपने को पूरा एज इट इज पादप संरक्षण इसका उतारना है। लिख लो पादप संरक्षण, पादप संरक्षण उड़द की फसल की तरह, पादप संरक्षण, पादप संरक्षण उड़द की तरह है, पादप संरक्षण उड़द की फसल की तरह है। उड़द की फसल की तरह है, यानी कहने का मतलब जो उड़द में पादप संरक्षण था एज इट इज वो किसके अंदर है, मूंग के अंदर है। इसलिए आपको पादप संरक्षण किसके अंदर से पढ़ना है, पिछली क्रॉप मैंने पढ़ाई है उड़द, उसके अंदर से आपको ये पादप संरक्षण पढ़ना है। अब पढ़ेंगे उसके बाद में कटाई एवं मंडाई, क्या पढ़ेंगे, कटाई एवं मंडाई। यानी जो मूंग की जो फलियां हैं वो पीली पड़ने लग जाए, यानी मूंग की जो फलियां हैं वो पीली पड़ने लग जाए, तब अपन फसल की क्या कर लेनी चाहिए, कटाई कर लेनी चाहिए। देखो जब मूंग की फलियां यानी क्या होने लग जाए, पीली पड़ने लग जाए, जब मूंग की फलियां, जब मूंग की फलियां पीली पड़ने लग जाए, पीली पड़ने लग जाए, पीली पड़ने लग जाए, तब फसल की कटाई कर लेनी चाहिए, तब फसल की कर लेनी चाहिए, कटाई कर लेनी चाहिए। यानी कहने का मतलब मूंग का पूरा पौधा पीला पड़ जाए या फलियां पीली पड़ जाए ना, तब अपने फसल की कटाई कर लेनी चाहिए। अब लास्ट में पढ़ेंगे अपन उपज, क्या पढ़ेंगे कि हमें मूंग से कितनी उपज प्राप्त होती है, लिख लो मूंग की उपज 8 से 10 क्विंटल, 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर प्राप्त होती है। यानी कहने का मतलब एक हेक्टेयर में कितनी उपज प्राप्त होती है, हमें 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हमें क्या प्राप्त होती है, उपज प्राप्त होती है। आज अपने इस वीडियो में मूंग के बारे में अपन ने चर्चा कर ली, यानी इसमें अपन ने मूंग की पूरी क्रॉप का अपन ने इसमें अध्ययन कर लिया है इस वीडियो के अंदर। इसमें अपन ने मूंग का वैज्ञानिक नाम पढ़ा विग्ना रेडिएटल, कुल पढ़ा उसका फेबेसी, उत्पत्ति स्थान पढ़ लिया 12। इसके बाद मूंग का अपन ने महत्व पढ़ा था। मूंग राजस्थानी जो खरीफ की दालें हैं उनमें सबसे सर्वोत्तम दाल है। मूंग के
नमकीन वगैरह और मिठाई बनाई जाती है। मूंग में 23% प्रोटीन पाई जाती है। इसके बाद में अपन ने जलवायु पढ़ी, उष्ण नम जलवायु चाहिए और 25 से 30 डिग्री सेल्सियस से तापमान चाहिए। उसके बाद में अपन ने मृदा पढ़ी, मृदा कौन सी चाहिए, जल निकास युक्त दोमट मृदा चाहिए। उसके बाद में उन्नत किस्में पढ़ी, RMG 286, RMG 344, धनु है और क्या नाम से के 851 है। ये सारी वेराइटी अपन ने इसमें पढ़ी। उसके बाद में अपन ने बीज दर पढ़ी। यदि अपन ओनली शुद्ध बुआई कर रहे हैं मूंग की तो कितना किलोग्राम बीज चाहिए, 15 से 20 किलोग्राम बीज चाहिए। यदि क्या नाम से अपन मिश्रित फसल की बुआई कर रहे हैं तो 8 से 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर हमें पर्याप्त होता है। अब आती है बीजोपचार। बीजोपचार क्या पढ़ा, यानी जो थायरम नाम की एक दवा आती है उसे प्रति किलो बीज की दर से अपन क्या कर देते हैं, बीजों को उपचारित कर देते हैं। फिर उसके बाद में अपन ने क्या नाम से निराई गुड़ाई पढ़ी। निराई गुड़ाई क्या नाम से 25 से 30 दिन बाद कर देनी चाहिए। जहाँ निराई गुड़ाई करना संभव नहीं हुआ, फ्लुप्रोली नाम की एक दवा आती है, उसकी 1 kg मात्रा लेके 100 लीटर पानी में घोल के हमें क्या कर देना चाहिए, छिड़काव कर देना। इस प्रकार से अपन ने आज पूरी मूंग की क्रॉप का इस वीडियो में चर्चा की। आज की वीडियो में बेटा इतनी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।